हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बधाइयाँ का पार्ट 2 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। रामलाल प्रभा को ठीक कर पाएगा या नहीं, वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि प्रभा को दिखाई देने वाली परछाई किसकी थी। क्या वो सच में एक रूह थी या फिर उसके मन का वहम था? अगर मन का वहम था तो फिर प्रभा को वो आवाज़ें किसकी सुनाई दे रही थी? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक सुनना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी में आगे। रामलाल प्रभा को ठीक कर पाएगा या नहीं, वो बताने से पहले मैं शुरुआत से सब कुछ बताती हूँ। शुरुआत से मतलब तब से जब वो घर घासीराम का होता था और वो तब वहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे, बड़ा बेटा रजनीश, छोटा बेटा अतुल, पत्नी तुलसी और माँ बाप रहा करते थे। वो तब अपने परिवार के साथ उस घर में बहुत खुश था। उसके दोनों ही बेटे जवान थे और शादी के लायक भी हो गए थे। वो अपने बड़े बेटे रजनीश की शादी करना चाहता था। घासीराम सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो आसपास के गांव से सब्जियां खरीद कर थोक भाव में बेचा करता था। घासीराम उन दिनों गांव का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। उसके यहाँ हर समय 1-2 आदमी पैसे उधार लेने के लिए बैठे ही रहा करते थे। वो स्वभाव से विनम्र था तो लोगों की मदद भी किया करता था। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने का भी वक्त नहीं मिल पाता था। उसने अपने सभी रिश्तेदारों से भी लड़कियां ढूंढने के लिए कह रखा था। उसके पिता भी इसी काम में लगे हुए थे। उन्होंने 1-2 लड़कियां देखी भी, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। एक बार व्यापार के सिलसिले में घासीराम को दूर शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका बड़ा बेटा रजनीश भी था। घासीराम अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोनों बेटों को भी अपने व्यापार में शामिल करना चाहता था। उसने सबसे पहले शुरुआत अपने बड़े बेटे को साथ में रखकर की थी। घासीराम की उम्मीद थी कि दूसरे शहर में उसकी मुलाकात दूसरे बड़े व्यापारियों से होगी, लेकिन उस दिन उसकी उम्मीद के उलट ही काम हुआ था। उस दिन उसकी मुलाकात किसी भी व्यापारी से नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन उस शहर में मंडी बंद रहती थी और ये बात घासीराम को पता नहीं थी, जिस वजह से उसका माल नहीं बिका था। उस दिन उसका बेटा भी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि पहली बार वो अपने पिता के साथ गया था। हताश और परेशान वो दोनों वापस घर आ रहे थे, तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उन्हें ही घूर रहा था। उस समय तो उन दोनों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे राहगीर समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद वो दोनों अपने गांव की तरफ चल पड़े। पर घासीराम ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना माल लेकर गया था। आप ये जानते ही होंगे कि ट्रैक्टर की स्पीड कितनी होती है। भले ही वो दोनों ट्रैक्टर में थे, लेकिन अनजान शहर में डर तो लगता ही है। कुछ देर बाद घासीराम शहर से बाहर निकल चुका था, जिसके बाद उसकी नज़र अपने बगल से जा रही मोटरसाइकिल पर पड़ी, क्योंकि वो बार बार उसे साइड देने के लिए हॉर्न बजा रहा था। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। जो बाइक चला रहा था उसे वो नहीं पहचान पाया, लेकिन जो आदमी उसके पीछे बैठा था, घासीराम उसे पहचान गया, क्योंकि वो वही आदमी था जिसे उसने शहर में देखा था। उस आदमी को इस तरह सड़क पर मोटरसाइकिल पर देखकर वो घबरा गया और उसने ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा दी। उसे घबराया देखकर रजनीश भी घबराने लगा था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। तभी वो बाइक उसके कुछ आगे दूरी पर रुकी, जिसके बाद अचानक से ट्रैक्टर के टायर से हवा निकलने लगी। वो आवाज़ सुनकर घासीराम समझ गया कि ट्रैक्टर पंचर हो गया है। घासीराम का ध्यान उस मोटरसाइकिल पर बैठे उन लोगों पर भी था और ट्रैक्टर पर भी था। वो समझ रहा था कि मोटरसाइकिल पर बैठे लोग चोर हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ट्रैक्टर पंचर हो गया था, जिसके बाद उसे मजबूरी में ट्रैक्टर रोकना ही पड़ा। जैसे ही घासीराम ने ट्रैक्टर रोका, वो मोटरसाइकिल उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोटरसाइकिल को अपनी तरफ बढ़ता देख
घासीराम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसके पास हज़ारों रुपए का माल था। उन दिनों का हज़ारों का माल आज के समय के लाखों के माल के बराबर है। उसे न सिर्फ अपने माल की चिंता थी, बल्कि अपने बेटे की भी चिंता थी। घासीराम ट्रैक्टर से नहीं उतरा, उसी में बैठा रहा और वो मोटरसाइकिल उसके पास तक आ गई थी और रुक गई थी। उसमें से पीछे बैठा वो आदमी उतरने ही वाला था कि एक कार आई और घासीराम के ट्रैक्टर के बगल से उस मोटरसाइकिल के सामने आकर रुक गई। जैसे ही वो कार रुकी, वैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल सवार वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे, जिसके बाद घासीराम की जान में जान आई। उन दोनों के ही वहाँ से जाते ही कार से एक आदमी उतरा और उसने घासीराम से पूछा, तुम ठीक तो हो ना भाई? उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं भाई, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपकी वजह से आज हम बच गए, नहीं तो इस अनजान शहर में वो दोनों हमारे साथ न जाने क्या करते। आप कौन हो और कहाँ के हो? घासीराम बोला, मेरा नाम सुदर्शन है और मैं इसी शहर के पास वाले गांव में रहता हूँ, इसीलिए शहर के बारे में जानता हूँ। यहाँ चोर लुटेरे बहुत हैं, वो नए आए लोगों को लूट लेते हैं। मैंने दूर से आपके ट्रैक्टर को रुकते देखा तो समझ गया कि कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अंधेरे के समय सुनसान सड़क पर कोई भी अपना वाहन नहीं रोकता। उसने अपना परिचय दिया, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। घासीराम ने उससे अपने बेटे रजनीश का भी परिचय करवाया। उन दोनों की जाति एक ही थी, जिस वजह से वो जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गए। जैसे ही सुदर्शन को ये पता चला कि घासीराम का ट्रैक्टर खराब हो गया है, वो जल्दी से गया और शहर से एक मैकेनिक ले आया, जिसने उसके ट्रैक्टर के टायर का पंचर ठीक किया। उस दौरान वो दोनों आपस में बातें करते रहे। बातों ही बातों में उन्होंने एक दूसरे से अपने बच्चों और उनकी शादी के बारे में भी बताया। घासीराम भी बहू की तलाश में था और सुदर्शन भी दामाद की तलाश। वो शहर अपनी बेटी ज्योति के लिए लड़का देखने गया था। बातों ही बातों में सुदर्शन ने घासीराम से अपनी बेटी को देखने की बात कह दी। रजनीश को तो उसने देख ही लिया था। टायर सही होने के बाद घासीराम अपने घर की तरफ निकलने की बजाय सुदर्शन के साथ उसके घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसने उसे अपने घर पर चलने को कह दिया था। घासीराम उस रात सुदर्शन के घर रुका और सुबह होते ही वो अपने घर के लिए निकल गया। उस दौरान ज्योति और रजनीश ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। न सिर्फ उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, बल्कि घासीराम सुदर्शन ने भी उन्हें पसंद कर लिया था, जिसके बाद घासीराम ने आगे की बात करने को अपने पिता को भेजने को कहा। रात में उन दोनों के बीच हुई बातों में वो दोनों एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार भी निकल गए थे। घर पहुंचकर घासीराम ने अपने पिता से सुदर्शन और उसके साथ जो भी बात हुई उसके बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद वो अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर सुदर्शन के घर अपने पोते की शादी फिक्स करने के लिए पहुंच गए। वहाँ सब कुछ सही रहा और रजनीश की शादी ज्योति के संग फिक्स हो गई। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद दुल्हन मतलब ज्योति घासीराम के घर आई, जहाँ उसका अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। ज्योति का गृह प्रवेश होने के बाद घासीराम की पत्नी तुलसी ने उससे और रजनीश से देवी देवता पूजवाए। देवी देवता मतलब कुल देवता। उसके यहाँ भगेश्वर और दूल्हा नाम के कुल देवता पूजे हुए थे, जो उनकी बुरी नज़र और बुरी आत्माओं से रक्षा करने का काम करते थे। रजनीश जब दूल्हा बना था, तब उसकी बुरी नज़र और बुरी आत्माओं से रक्षा दूल्हा ने ही की थी, क्योंकि उसे पूजा ही इसीलिए जाता है ताकि वो जिस घर में पूजा जाए उस घर में बनने वाले दूल्हों की रक्षा करे। तुलसी ने विधिवत उन दोनों से देवता पूजवाए, जिसके बाद आगे के सभी काम हुए, लेकिन एक काम बच गया, जो कुछ महीनों बाद होने वाली देवताओं की पूजाई के समय होना था। उसके लिए वो लोग रुक गए। बाकी सब कुछ हो गया था। उस काम के लिए 8 महीने बाकी थे। इस दौरान ज्योति और रजनीश का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और घासीराम का कारोबार भी तरक्की कर रहा था।
उसने अपना कारोबार भी दूसरे शहरों में फैला लिया था। उसके उस काम में रजनीश भी मदद किया करता था और धीरे धीरे अतुल भी उन दोनों की मदद करने लगा था। देखते ही देखते 8 महीने बीत गए और वो दिन आ ही गया जब ज्योति को देवताओं का अधूरा काम पूरा करना था, मतलब पूजाई का दिन। उस दिन सब सुबह जल्दी उठकर देवताओं की पूजा की तैयारियों में लग गए थे। घासीराम और तुलसी ने मिलकर देवताओं का टहल किया, मतलब जहाँ वो बैठे थे उस जगह की साफ सफाई की और गोबर से लीप कर वहाँ फूल चढ़ाए। जब घासीराम और तुलसी देवताओं का टहल कर रहे थे तब ज्योति देवताओं की पूजा में लगने वाली रोट बना रही थी। गुड़ की पूड़ियों को रोट कहते हैं। उस दौरान अतुल और रजनीश भी कुछ काम कर रहे थे। उनके साथ उनकी दादी भी काम कर रही थी। वो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान अपने दादाजी पर नहीं था। वो सुबह से घर से गायब थे। दोपहर होने वाली थी, फिर भी वो घर नहीं आए। जब सब घर के बाकी काम पूरे हो गए तब देवताओं की पूजा की तैयारी करने का समय भी हो गया, जिसके लिए घासीराम के पिता की ज़रूरत थी, क्योंकि देवताओं की पूजा की तैयारियां उन्हीं को करनी थी। घासीराम जानता था कि वो टाइम पास करने के लिए गांव के ही दूसरे बुजुर्गों के पास चले जाया करते थे, तो उसने सोचा वो अभी भी वहीं गए होंगे और उनका इंतज़ार करने लगा। लेकिन इस दौरान पूजा का भी समय निकला जा रहा था, इसीलिए उसे जहाँ अपने पिता के होने का शक था उनके वहाँ वो जाकर उनके बारे में पता कराया, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिले, जिसके बाद वो घर आ गया। उस समय उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूजा का समय निकला जा रहा था और उसके पिता का कुछ अता पता नहीं था। अगर देवताओं की पूजा में किसी भी तरह की देरी हुई तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए, फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल काम है। अपने पिता के घर पर न होने पर घासीराम को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे उनकी चिंता नहीं थी। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो सुबह से घर पर नहीं हैं, कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। घासीराम अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था, तब उसी गांव का एक आदमी घबराया हुआ उसके पास भागता हुआ आया और बताया कि गांव के बाहर बगीचे में उसके पिता मरे पड़े हैं। उसकी बात सुनकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच बोल रहा है, जिसके बाद वो भागकर उसके साथ बगीचे तक गया तो सच में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सुबह तो उसने उन्हें बिल्कुल ठीक देखा था। दरअसल सुबह ये हुआ था कि घासीराम से मिलने के बाद उसके पिता शौच करने के लिए बगीचे की तरफ गए थे और वहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बगीचे में जहाँ उनकी मौत हुई थी वहाँ लंबी लंबी बहुत घनी झाड़ियाँ थी, जिस वजह से वहाँ से गुजरने वाले लोग उन्हें देख नहीं पा रहे थे। दोपहर में जब गांव का ही एक व्यक्ति उन झाड़ियों की तरफ गया तब उसकी नज़र उन पर पड़ी, तो उसने जाकर उनके बारे में घासीराम से बताया। अपने पिता की अचानक मौत होने से घासीराम सदमे में था। वो ये सच मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके मानने या न मानने से कुछ नहीं होने वाला था। वो तो मर चुके थे। उस दिन फिर देवताओं की पूजा छोड़कर उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अपने पिता की मौत की वजह से घासीराम को कुल देवताओं की पूजा और बधाइयों को अगले साल तक टालना पड़ा था। यहीं से शुरू हुआ था घासीराम की बर्बादी का दौर, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस दिन भले ही घासीराम के पिता की मौत की वजह से वो अपने कुल देवताओं की पूजा नहीं कर पाया था, लेकिन उसी कारण उसके कुल देवता बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने की बजाय खुद उसकी बर्बादी का कारण बने थे। घासीराम के पिता की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी बहू ज्योति का भी पेट खराब हो गया था, मतलब उसका बच्चा गिर गया था। उसके बाद वो लड़ झगड़ के अपने मायके चली गई, क्योंकि बेवजह ही उसकी और तुलसी की लड़ाई हो जाती थी। ज्योति के मायके चले जाने के बाद घासीराम और तुलसी ने उसे मनाकर घर वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इधर ज्योति अपने मायके में थी, उधर उसके गम में रजनीश शराब भी पीने लगा था। रजनीश का ध्यान व्यापार में बिल्कुल भी नहीं था। रजनीश के व्यापार में ध्यान न देने के कारण व्यापार में भी नुकसान होने लगा था,
क्योंकि अकेले घासीराम उतना बड़ा कारोबार नहीं संभाल सकता था। अतुल अभी कारोबार अच्छे से नहीं संभाल सकता था, जिस वजह से वो अपने पिता की चाह कर भी मदद नहीं कर सकता था। घासीराम के साथ ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसे समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने पिता की मौत से उबर ही नहीं पाया था कि उसका परिवार बिखरने लगा था और कारोबार बर्बाद होने लगा था। घासीराम अपने परिवार और कारोबार को अकेले संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी माँ की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरह टूट गया था। उसके बाद तो घर जैसे भूतों का डेरा हो गया था। उसकी माँ के मरने पर उसकी बहू ज्योति घर वापस आ गई थी। उसे वापस पाकर रजनीश बहुत खुश था और उसने शराब पीनी भी बंद कर दी थी। उसके बाद घासीराम को लगने लगा कि अब उसका घर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो ये बर्बादी से पहले की थोड़ी सी खुशी है। अपनी माँ की 13वीं करने के बाद घासीराम फिर से अपने बेटे रजनीश के साथ मिलकर अपने कारोबार को पहले जैसा करना चाहता था। उसी सिलसिले में वो फिर से पहले से उसके साथ व्यापार कर रहे व्यापारियों से मिलने उनके पास गया, लेकिन उन्होंने फिर से उसके साथ व्यापार करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने बहुत कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन उनकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसके साथ फिर से व्यापार करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। व्यापारियों के मना करने से घासीराम बहुत हताश हुआ और घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद वो आंगन में रखी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस समय वो आंगन में बिल्कुल अकेला था। उसके पास कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी, बेटे और बहू घर के दूसरे काम कर रहे थे। तभी वो गुस्से से चीखते हुए बोला, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, कर दिया बर्बाद मुझे, अब क्या मेरी जान भी लेगी। जैसे ही वो इस तरह चिल्लाया, वैसे ही वो सभी उसके पास आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तभी वो कुर्सी से उठा और खड़े खड़े ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो ऐसा था जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। ये देखकर वो लोग बहुत डर गए, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक ज़मीन पर गिरने से घासीराम को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिस वजह से वो उठकर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ज़मीन पर लेटे लेटे ही वो गुस्से से बोला, मार डाल मुझे, इस तरह परेशान करने से तो अच्छा है एक ही बार में मुझे मार डाल। उसकी बातें किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी, उसकी पत्नी तुलसी को भी नहीं। तो वो बोली, आपको क्या हो गया जी, आज आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो भी डर रही थी, लेकिन अपना डर छुपाते हुए उसने उससे पूछा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो बोला, इसने हमें बर्बाद कर दिया, अतुल की माँ, इसने हमें बर्बाद कर दिया। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसका पति किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसने फिर से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद उसने बताना शुरू किया। ये तब से शुरू हुआ था जब से उसकी माँ की मौत हुई थी। वो अपनी माँ को शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर गया था और वहाँ से वापस घर लौट रहा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा है। वो उसे देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था। वो उसके साथ उसके घर तक आ गया था। उस समय उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया था, तो उसने सोचा वो शायद उसकी माँ की ही रूह होगी जो उसके साथ घर आई है। लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वो अपनी माँ की रूह समझ रहा है, वो उसकी माँ की रूह नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की रूह थी जो पहले से ही उससे नफ़रत करती थी और मरने के बाद भी उससे बदला लेने की फिराक में थी। उस औरत की मौत उसकी माँ के मरने से पहले ही हो गई थी और उसका भी अंतिम संस्कार वहीं हुआ था जहाँ घासीराम ने अपनी माँ का किया था। घासीराम के साथ उसके घर में घुसने के साथ ही उस रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। घासीराम बदला बदला सा रहने लगा था। वो चिड़चिड़ा हो गया था और पहले से ज़्यादा खाना खाने लगा था। उसका वो बदलाव उसकी पत्नी को समझ में आ रहा था,
लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी सास की मौत के कारण उसके पति में इस तरह का बदलाव आया होगा। घासीराम को भी अपने अंदर किसी और के होने का एहसास होता था। उसे समझ आता था कि वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, और जो वो करता है वो नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने अपने कुल देवताओं को नारियल भी चढ़ाया और उनकी पूजा भी की, लेकिन उसकी पूजा का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा वो परेशान रहने लगा। लेकिन उसने अपनी परेशानी के बारे में किसी को भी नहीं बताया और अपने परिवार को फिर से एक करने में लग गया और अपना कारोबार फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम होती चली गई और उस रूह का उस पर कंट्रोल और ज़्यादा होता चला गया। वो रूह उससे बात भी करती थी और वो उसकी बातों का जवाब भी देता था। लेकिन उसने उस दिन से पहले उसके बारे में अपने घर में किसी से भी नहीं बताया था। लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती थी? एक न एक दिन तो बाहर आनी ही थी। तो उस दिन आ गई। घर में एक रूह है और घासीराम को उसने अपने वश में किया हुआ है। न सिर्फ वश में किया, बल्कि उसे वो दिखाई भी देती है। ये जानकर उसके बेटे, बहू और पत्नी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करे, क्योंकि उस दिन से पहले उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके घर के कुल देवता उनकी हर तरह के भूत, प्रेत, चुड़ैल और साए से रक्षा करते थे। तुलसी समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति को चुड़ैल बाधा कैसे हो गई थी। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उससे छुटकारा पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उस रूह से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी घासीराम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अब तुम सबको मैं बात कर दूँ। तुम में से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातों से सब लोग चौंक गए। रजनीश ने खुद को शांत किया और उससे पूछा, तू कौन है और क्या चाहती है? मैं तुम सब लोगों की बर्बादी चाहती हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ कौन है। घासीराम को अपने वश में की हुई वो रूह बोली। उसकी बातों से वो सब बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उससे पहले घासीराम ने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन तुलसी शांत रही, क्योंकि उसे अपने कुल देवताओं पर पूरा भरोसा था कि उसके पति और उसके परिवार की रक्षा करेंगे। और वो ये भी जानती थी कि अगर वो कुल देवताओं का नाम लेकर अपने पति का पानी उतार देगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसने वैसा ही किया, जिसके बाद उसने जैसा होने की उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। लेकिन घासीराम ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहा। कुछ देर बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया था और वैसे ही बात करने लगा। न सिर्फ बात कर रहा था, बल्कि अपना सिर दीवार पर ज़ोर ज़ोर से मार भी रहा था, जिससे उसके सर में घाव हो गया था और उससे खून भी निकलने लगा था। सिर से खून निकलने के बावजूद भी वो हंस रहा था। वो नहीं हंस रहा था, बल्कि उसके ऊपर सवार वो रूह ऐसा कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर उसके परिवार वालों को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो बेबस होकर उसे ऐसा करते देख रहे थे। उसे देखने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी तुलसी ने अतुल से गांव के ही एक तांत्रिक को बुला लाने को कहा। वो गया और थोड़ी देर बाद वो उसे बुलाकर भी लाया। जैसे ही वो तांत्रिक उसके घर आया, वो समझ गया कि वो रूह किसकी है और वो किसके दम पर घासीराम को परेशान कर रही है। उसने उसके बारे में तुलसी से भी बता दिया। जो उस रूह को शय दे रहा था, उसके बारे में जानकारी तुलसी सहित अतुल, रजनीश और ज्योति सब जानकर सन्न रह गए, क्योंकि उस रूह को शय देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके घर के कुल देवता ही हैं। उनमें से कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि जो कुल देवता उनकी रक्षा करते थे वही अब उनको परेशान क्यों कर रहे हैं। वो बात भले ही उनके लिए डराने वाली थी, लेकिन जो वो तांत्रिक अब बोलने वाला था, शायद वो सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस तांत्रिक ने आगे बताया कि तुम्हारे कुल देवता तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्होंने इसीलिए घर के बाहर की उन रूहों को अंदर आने की अनुमति दे दी है।
जो कभी घर की दहलीज नहीं लांघ सकती थी। पिछली वीडियो के सवालों के जवाब तो मिले नहीं, उल्टा इस वीडियो के भी बहुत से सवाल हो गए, जैसे कुल देवताओं ने किन आत्माओं को घर में आने की अनुमति दी थी और घासीराम ठीक कैसे होगा। पिछली वीडियो और इस वीडियो के भी सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक साथ। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द आपके सारे सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।